वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो बच गया था ट्रांसपोर्टेशन, उस पे बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में और क्या क्या रह गया था वो देखेंगे। ठीक है। हमारा वीडियो बहुत लेट आया, 4-5 दिन हो गए। तो अभी थोड़ा सा रमज़ान चल रहा है तो एनर्जी कम रहती है बॉडी में, तो इस वीडियो पे भी थोड़ा सकता है असर पड़े, लेकिन कोशिश रहेगा कि नहीं पड़े। ठीक है। तो साउंड में थोड़ा सा कम है, तो आप समझ रहे हैं, बिना पानी वानी का तो प्यास व्यास लग जाता है थोड़ा सा बोलने से, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा था। चलिए बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, बात करते हैं अपना टॉपिक पे। आइए। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ट्रांसपोर्टेशन में अब तक पढ़ा है कि जो हमारा ब्लड है वो दो टाइप से हमने बांटा था, प्लाज्मा में और दूसरा हमारा सेल्स में, ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स में क्या क्या थे? ब्लड सेल्स में आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और प्लेटलेट्स था। ठीक है। तो आरबीसी और प्लाज्मा में जो हमारा 55% था और हमारा ब्लड सेल्स 45%। तो हमारा प्लाज्मा में क्या क्या था? ग्लूकोज था, आयरन था, इलेक्ट्रोलाइट्स थे और एमिनो एसिड्स थे। और क्या थे? दो क्लोटिंग फैक्टर, बताइए जल्दी। क्लोटिंग फैक्टर हमारा दो था प्लाज्मा में, प्रेजेंट फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये हमारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। तो इधर हमारा सेल्स हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और इधर सेल्स में हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के पहले बात करते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, आपको पता है दे आर द सेल दैट हैव डिस्क लाइक शेप, ये मैंने बता दिया था, डिस्क शेप का होता है। दीज आर इनकम्प्लीट सेल विच नो न्यूक्लियस नो माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का सेल होता है, ये आरबीसी का सेल में ना ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई ऑर्गेनेली होते हैं। विदाउट ऑर्गेनेली, कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होता इस आरबीसी का सेल में। ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस आरबीसी का सेल में क्या होता है, ये आरबीसी का सेल कैसा शेप का है? बाइकनकेव और डिस्क शेप का। इसमें क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। यही हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड जो है हमारा आरबीसी कहलाता है, ये सेल जो है आरबीसी कहलाता है। क्यों? रेड कलर का पिगमेंट है ये हीमोग्लोबिन। ठीक है। दिस सेल्स हैव रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ये बात आपको पता है। ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है, इसी वजह से उसका सेल का कलर कैसा है? रेड है। अच्छा, इसकी लाइफ स्पान है, जो लाइफ स्पान जो आरबीसी की, ये 120 डेज है, यानी 4 मंथ। कितना हो गया? 120 डेज को अगर 3 से करे डिवाइड तो हो जाते हैं 4, 4 हो जाता है। 120 को करेंगे तो 14 हो जाता है ना। तो 4 मंथ हो गया, उधर 0 0 कैंसिल। देख लीजिए, 30 डेज का 1 मंथ होता है ना, इधर हमारा हो गया कितना? 120 डेज। ठीक है। तो 120 डेज को अगर ये 0 0 काट दे तो इसको कर लिया तो 4, तो इक्वल टू 4 मंथ हो गया हमारा। तो 4 मंथ का होता है इसका लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान 4 मंथ का होता है। उसके बाद ये जो डेड होता है, कहाँ होता है? डेड होता है दो जगह, एक लिवर में और एक स्प्लीन में। ठीक है। लिवर में, स्प्लीन में। लिवर में, स्प्लीन में ये जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होता है। और लिवर में जो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, वही डिस्ट्रॉय हुआ, टूटा हुआ हीमोग्लोबिन, टूटा हुआ आरबीसी ही बाइल जूस बनाता है, जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था। बाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है ना, वो जो बाइल बना, वो बाइल डिस्ट्रॉय आरबीसी है, डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन है। ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय किया, उसका जो लाइफ स्पान खत्म हो गया, 4 मंथ पूरा हो गया, तो उसको डिस्ट्रॉय किया, वो जाके लिवर में हुआ, बाइल वहीं से बना। ठीक है। अच्छा, जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिले, हमने रिस्पिरेशन में बात कर लिया था, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। ऑटो के साथ जब हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिले, बाइंड करेगा, कंबाइन करेगा, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन करेगा। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड किया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब आगे बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। रेड आरबीसी के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, चलिए।
तो ये जो WBC है व्हाइट ब्लड सेल, इसके पास ऑर्गेनेली होंगे, सारे ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है। अब ये आरबीसी का जो होता है इरेगुलर शेप होता है, कोई मतलब डिफाइंड शेप नहीं होता, किसी टाइप का भी शेप हो सकता है। इसमें न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस भी तरह तरह के शेप के होते हैं, ठीक है। ये हमारा WBC का सेल है, ये WBC का सेल है, ये इरेगुलर शेप का है, ठीक है, इरेगुलर शेप का है, इरेगुलर शेप का। अच्छा, ये WBC का फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे WBC का क्या फंक्शन है, इस पे बात करते हैं। तो पहले लेकिन और थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके पास सारे ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब कुछ है, ठीक है। ये जो WBC का इसका जो लाइफ स्पान है ये 2 to 7 डेज का बोल सकते हैं, ठीक है। 11th के एनसीईआरटी में 11 से 12 डेज का बोला गया है, ठीक है। लेकिन ये इतने दिन का होता है, कोई भी आप बोले 12 डेज के अंदर में बोलिए वो ठीक है, चलेगा। 12 डेज के अंदर बोलिए चलेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा बुक में, एग्जाम में पूछेगा तो 2 to 7 डेज बोलिएगा, ठीक है। तो ये आरबीसी का, ये WBC का हो गया। उसके बाद बात करेंगे WBC क्या करता है। WBC जो है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल, इसको क्या बोलते हैं, हमारा दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ये ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, आपके बॉडी का इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है आपका। अब इम्यूनिटी क्या है, आप जो भी आपका शरीर का आपका शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून वो सिस्टम है जो आपको डिजीज से बचाते हैं। अब मान लीजिए हमारे शरीर में बैक्टीरिया गया, वो बैक्टीरिया किसी तरह ब्लड में पहुंच गया, तो जैसे वो बैक्टीरिया, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, अब इसमें हमारा क्या WBC प्रेजेंट है, ये WBC है, ठीक है। जैसे ही WBC हमारे शरीर में ये रहा, ठीक है। अब इस WBC में जैसे ही कोई एक नया बैक्टीरिया आ गया, नया बैक्टीरिया कोई आ गया, क्या, बॉडी को हार्म करने के लिए, तो बॉडी को हार्म करने के लिए क्या करेगा WBC, इस बैक्टीरिया से बाइंड करेगा, इस बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, किल करेगा, बाइंड करके इसको खत्म कर देगा। तो ये आपको बीमार होने से बचाता है। अभी जैसे कोरोना वायरस का केस चला हुआ है, तो कोरोना वायरस का केस है कि हमारा जिसका आरबीसी इम्यूनिटी बना दे रहा है, इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बना रहा है, एंटीजन उसके अगेंस्ट बना रहा है। अच्छा, एंटीबॉडी एंटीजन आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, उस पर भी आते हैं, बात करते हैं। तो जब भी कोई पैथोजन आता है, पैथोजन को हम लोग बोलते हैं एंटीजन, कोई भी वैसा फॉरेन पार्टिकल जो आपके बॉडी में गया है, जैसे ये बैक्टीरिया एंटीजन हो गया, पैथोजन हो गया। अब इसको मारने के लिए हमारा सेल जो केमिकल बनाएगा वो एंटीबॉडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटीबॉडी कहलाएगा। तो वो केमिकल से ही ये बैक्टीरिया मरा, तो एंटीबॉडी से ये बैक्टीरिया मरा। तो उसी तरह से कोरोना वायरस का जैसे अभी आया हुआ है, तो हमारा जो जिसका बॉडी का सेल उस वायरस के लिए एंटीबॉडी बना दे रहा है, या उससे उसका इम्यून सिस्टम एबल है उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बना रहा है, तो उसका उस वायरस को खत्म कर देगा, मार देगा। आई बात समझ में। तो उसका शरीर क्या कह रहा है, इम्यूनाइज हो गया, मतलब उस बैक्टीरिया, अब उसके बाद जो वो वायरस आएगा, उस वायरस से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी बना दिया, उसका बॉडी जो है WBC जो क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया। अब वो पैथोजन उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसको मार देगा। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया जैसे इन किया, तो ये WBC सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, क्या करेगा, उसको मारेगा। तो अब यहाँ से आपको समझ में आई ना बात, कि जो भी आपके शरीर में डिजीज हो रहा है, उस डिजीज से बचा जो रहा है आपको, वो कौन बचा रहा है, वो आपको WBC बचा रहा है, WBC आपको बचा रहा है। WBC के पास क्या है, वो इम्यूनिटी, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून मास्टर है, वो आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। इसमें और भी है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बुक पढ़िएगा, उतना ही दिया होगा जितना मैंने बताया, अगर 1-2 वर्ड दिया होगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा WBC का केस हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं दूसरा टर्म में, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट्स क्या है, एक सेल का नाम है, याद रखिएगा, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट्स,
ये मेगाकैरियोसाइट सेल का फ्रेगमेंट है। ये मान लीजिए मेगाकैरियोसाइट सेल है, उसी का ये जो फ्रेगमेंट है, ये जो आपको फ्रेगमेंट दिख रहा है, यही फ्रेगमेंट प्लेटलेट्स है। और ये प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। ये प्लेटलेट्स होते हैं कितने हमारे बॉडी में, नॉर्मल कंडीशन में ये 1.5 लाख से 3 लाख तक होते हैं, ये नॉर्मल हो गया। अब इससे अब जैसे किसी पेशेंट का हो गया डेंगू का डिजीज हो जाता है, तो बोलते हैं, आपने सुना होगा, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। तो यही प्लेटलेट्स कम हो गया, 1.5 लाख से कम होने लगता है, लाख से कम होने लगता है, तो उसका क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग, उसको मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा। ब्लड मतलब क्या होगा, मतलब डेंसिटी कम हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग होने, नाक से, कान से, फिर आगे भी ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये प्लेटलेट्स कम होने के कारण। अच्छा, मैंने आपको और भी बताया कि फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग है। तो ये सब आपस में एक साथ ही काम करते हैं, तो ये एक साथ ही काम करते हैं, तो ब्लड क्लॉट होता है। ये ऐसा नहीं है कि फाइब्रिनोजन अलग ही काम करेगा तो वो काम करे, फाइब्रिनोजन ही ब्लड क्लॉट कराएगा, ऐसा नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन भी हेल्प करेगा, प्लेटलेट्स भी हेल्प करेगा, उसके बाद फाइब्रिनोजन, ये सारे एक ही साथ वर्क करके ब्लड को क्लॉट करता है। तो आइए देखते हैं वो कैसे करता है। मैं इसको इरेज करता हूँ। अगर अच्छा, इसमें नोट करने वाला कुछ है नहीं, आप दिमाग में नोट कर लीजिए, दिमाग में ज्यादा जरूरत है नोट करने का, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। अब देखिए ये कैसे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता कैसे है। तो जैसे ही ये हमारा हाथ हो गया, हैंड हो गया, ठीक है, ये हैंड हो गया, इस हैंड पे क्या हुआ, यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, कट हो गया। तो ये मान लीजिए मैंने कट कर दिया, ठीक है, कट हुआ। अब कट होने के बाद क्या, जैसे इंजरी हुई, चोट लगा, इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद क्या करेगा, इंजरी होने के बाद क्या होगा, ये प्लेटलेट्स क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम है, वो इनएक्टिव के कंडीशन में रहता है, वो क्या करेगा, उस थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन को, और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा। ब्लड में बताया ना, प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन है, तो वो प्रोथ्रोम्बिन पे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट कर गया। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट किया, तो वो प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसने एक्ट किया, प्रोथ्रोम्बिन पे। अच्छा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट कैसे हुआ, इंजरी हुई, प्लेटलेट्स क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट किया और इसको एक्टिवेट कर दिया। ये प्रो, अच्छा ये वर्ड जो है ना आपको, प्रो और जेन, अगर जब भी कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल, आपको कोई भी नाम ऐसा बायोलॉजी में मिल रहा है जिसके शुरू में प्रो लगा है, लास्ट में जेल लगा है, तो समझ लीजिएगा वो इनएक्टिव एंजाइम है। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए यह दिखाता हूँ, शुगर, ठीक है, शुगर के लिए ओज वर्ड यूज कीजिएगा, और एंजाइम के लिए एज, ठीक है। अगर मान लीजिए शुगर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज लास्ट में ओज है, फ्रुक्टोज लास्ट में ओज है, ग्लैक्टोज लास्ट में ओज है। जब भी लास्ट में ओज लगा रहे तो समझ लीजिएगा वो शुगर है, जब भी लास्ट में ओज लगा रहे तो समझ लीजिएगा वो क्या है, शुगर है। और जब भी लास्ट में एज लगा होगा तो क्या होगा, एंजाइम। जैसे आपने डाइजेशन में क्या क्या पढ़ा था, स्लेवरी, अमाइलेज, एज, ठीक है। उसके बाद और क्या था, लैक्टेज, एज लगा है, शुगर क्या है, एंजाइम है, ठीक है। अब एंजाइम का तो आपको पता चल गया। अब एंजाइम के शुरू में अगर प्रो लगा रहे या लास्ट में जेल लगा रहे, ठीक है,
शुरू में प्रो लगा रहे, लास्ट में जेल लगा रहे, तो समझ लीजिएगा वो एंजाइम कैसा है, इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम। अच्छा यहाँ पे शुरू में प्रो लगा है तो इनएक्टिव होगा या एक्टिव होगा, सॉरी इनएक्टिव होगा, प्रो लगा। अच्छा यहाँ जेल लगा है, इनएक्टिव हो या एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। तो जब भी आपको शुरू में प्रो लास्ट में जेल लग जाएगा एंजाइम में, तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव एंजाइम होगा। चलिए आप बात करते हैं। तो जैसे ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन पे एक्ट किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट किया प्रोथ्रोम्बिन पे, तो ये प्रो हट के थ्रोम्बिन हो गया, ठीक है, इनएक्टिव हो गया एंजाइम, अब एक्टिव हो गया। उस टाइम इनएक्टिव था, जब प्रोथ्रोम्बिन था तो वो इनएक्टिव था, लेकिन जब ये प्रोथ्रोम्बिन था तो वो इनएक्टिव था, लेकिन जैसे ये प्रो हट गया थ्रोम्बिन बन गया तो वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये थ्रोम्बिन एंजाइम, ये थ्रोम्बिन एक्ट करेगा फाइब्रिनोजेन पे, तो फाइब्रिनोजेन पे एक्ट करेगा, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, तो ये जैसे ही थ्रोम्बिन इस पे एक्ट करेगा इसको एक्टिव कर देगा, ये एक्टिव हो गया। देखिए लास्ट में जेन हट गया ना, फाइब्रिन हो गया, फाइब्रिनोजेन था ना, फाइब्रिन हो गया। अब ये फाइब्रिन प्लस आरबीसी दोनों आपस में बाइंड कर लेंगे, फाइब्रिन, ये फाइब्रिन आरबीसी बाइंड करके ब्लड को क्लोट कर जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये हैंड पे हमारा, ये जो हमारा हैंड है यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ कट हुआ, इंजरी हुई, तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट किया प्रोथ्रोम्बिन पे, थ्रोम्बिन बनाया, थ्रोम्बिन क्या किया फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन पे एक्ट किया, फाइब्रिन बना गया। तो वो फाइब्रिन क्या होगा, यहाँ नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर बना देगा, नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर बना देगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना देगा। अब जैसे ही यहाँ जाली नुमा नेट टाइप का, तो यहाँ जैसे ही नेटवर्क लाइक का बनाएगा, अब इसके अंदर जो आरबीसी है ब्लड के अंदर, जो ब्लड यहाँ निकल रहा था बाहर, यहाँ ब्लड निकल रहा था, तो अब वो ब्लड का आरबीसी जाके इसमें फंस जाएगा, आरबीसी जाके फंस जाएगा। फंसने की वजह से, क्योंकि सेल है तो सेल क्या होगा, जाके इसमें फंस जाएगा। तो जैसे ही सेल इसमें जाके फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, तो ये बंद हो गया कि नहीं, हुआ ना बंद, तो वही ऐसे ही ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर एक और व्हाइट फ्लूइड आ जाता है, व्हाइट येलोविश या व्हाइटिश। आप देखे होंगे जब इंजरी होती है, जब ब्लड क्लॉट होता है, उस पर वाटर लाइक सब्सटेंस आ जाता है, वो वाटर लाइक सब्सटेंस जो इसके ऊपर आ गया उसको बोलते हैं सीरम, सीरम बोलेंगे। यानी आप सीरम को ये बोल सकते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर को क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए तो उसको बोलेंगे सीरम। अच्छा यहाँ प्लाज्मा ही निकल रहा था, सेल तो इधर ही रह गया, तो प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया गया, क्लॉटिंग फैक्टर तो यहाँ क्लॉट करने में हेल्प कर गया ना, तो अब जो बचा ऊपर प्लाज्मा आएगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं आएगा, यानी प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए तो वो सीरम कहलाएगा। आई बात समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके ओर, थोड़ा सा ब्लड ग्रुप भी देखेंगे। ब्लड ग्रुप तो वैसे आपको वहां देखते ही जेनेटिक्स में हमको देखने मिलता ही, 4 टाइप का ब्लड ग्रुप है। चलो देख लेते हैं बाबू, देख लेते हैं। तो कितने टाइप का ब्लड होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है और ओ ब्लड ग्रुप होता है। आएगा समझ में। चलिए तो जब ए ब्लड ग्रुप आप बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसके पास बी ब्लड ग्रुप नहीं है और ओ ब्लड ग्रुप नहीं है, ठीक है। अगर आप बी ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं तो इसके पास ए नहीं है, ए बी नहीं है, ओ नहीं है। अच्छा ओ पहले इसको क्लियर कर लो, ओ वाले को। जब कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है तब उसको ओ बोला, ब्लड का कोई भी टाइप नहीं है,
यानी ऐसा टाइप, यानी ऐसा इंसान है जिसको ना ही ए टाइप का ब्लड ग्रुप है ना ही ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो वैसा उसमें जो भी टाइप का ब्लड बचा हुआ है उसको ओ ब्लड ग्रुप बोला। तो कोई टाइप ही नहीं हुआ, जब कोई टाइप का नहीं है ओ ब्लड ग्रुप बोल दिया उसको। ठीक है, अब ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान है तो ये बी का एंटीजन बनाएगा, बी का एंटीजन बनाएगा। यानी बी ब्लड ग्रुप क्या होगा, सॉरी, ए का एंटीजन बनाएगा, ए का एंटीजन बनाएगा और बी का एंटीबॉडी बनाएगा। नहीं आई बात समझ में? ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो उसको ए ब्लड ग्रुप आप चढ़ा सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते क्योंकि उसके लिए एंटीबॉडी बना लिया। अच्छा, यहाँ एंटीजन को वो हार्मफुल सब्सटेंस, वो पैथोजन नहीं बोलेंगे, जो अभी मैंने बताया था। एंटीजन मतलब जो हो गया कि वैसा फॉरेन पार्टिकल जो आपके शरीर को क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है, आपके बॉडी को हार्म करने आया है। ठीक है, यहाँ नहीं बोलेंगे ब्लड ग्रुप में, यहाँ एंटीजन बोल रहे हैं कि अगर ए ब्लड ग्रुप है, ए का एंटीजन बनाया मतलब इसको ए का टाइप का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको ए ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, दिया जाएगा, लेकिन बी का नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता बी का ब्लड ग्रुप? क्योंकि बी का एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है। अगर बी का आप ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं तो उसका शरीर का जो बी का एंटीबॉडी है वो बी का ब्लड ग्रुप को मारेगा। मैंने अभी बताया था ना, अगर मान लीजिए इसमें ए का ब्लड ग्रुप है इसका शरीर में, तो ये ए का तो एंटीजन बनाया हुआ है, लेकिन एंटीबॉडी किसका बनाया हुआ है, बी का। अब मान लीजिए इसको हमने बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, बी ब्लड मैंने इसको चढ़ा दिया, ये आया बी का ब्लड मैंने चढ़ा दिया, तो बी का ब्लड जैसे चढ़ाया जाएगा तो ये तो बी का एंटीबॉडी बना के रखा हुआ, ये एंटीबॉडी इस ब्लड ग्रुप से बाइंड करेगा, इस ब्लड को किल करने लगेगा। तो ये इस ब्लड सेल को किल करने लगेगा, क्यों? इसलिए इसका शरीर का है ही नहीं, तो वो बी को बांध दिया, तो ये वेन जो है हमारा, वेन जो है वो ब्लॉकेज हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ए का ब्लड ग्रुप है तो उसको ए का ही चढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर बी का चढ़ा दिया है तो उसके पास बी का एंटीबॉडी बना हुआ है और वो बी को किल कर देगा। ठीक है, उसी टाइप से बी का अगर ब्लड ग्रुप है तो ये बी का एंटीजन बना दिया, बी का ब्लड ग्रुप है तो बी का एंटीजन बना लिया और ए का एंटीबॉडी बना लिया। आई बात समझ में? ए का एंटीबॉडी बना लिया और ए बी का भी नहीं बात करते, बी का ही बात करते। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी का जो है, बी का एंटीजन हो गया, ए का एंटीबॉडी हो गया। ठीक है, अब मान लो ये सेम टू सेम यहाँ बात कर लो, ये बी का है तो बी का एंटीजन हो गया और ए का एंटीबॉडी हो गया, तो ए को बाइंड करके मार देगा। तो इसको बी वाले को ए का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। अच्छा, ए बी वाले का है तो ये ए बी का एंटीजन बना लेगा, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं बनाएगा। यानी इस ए बी वाले को ये ब्लड ग्रुप भी चढ़ा सकते हैं, ए वाला भी और बी वाला भी। ठीक है, ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसीलिए तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं इस ब्लड ग्रुप को। यानी ए बी वाले को आप कोई भी ब्लड ग्रुप दो तो वो चढ़ जाएगा उसको। आई बात समझ में? क्योंकि ना ही वो ए का एंटीबॉडी बना रहा है ना ही बी का एंटीबॉडी बना रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास दोनों ही ब्लड ग्रुप है, तो ए बी वाले जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अच्छा, ओ वाले जो है ये ओ का जो एंटीजन बनाएगा, लेकिन ये ए बी और ए बी तीनों का एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, तो इन ब्लड ग्रुप वाले को इन तीनों में से कोई ब्लड नहीं दे सकते आप, इसको बस इसका ही ब्लड। अच्छा, इसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, ये वाला ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है वो किसी में भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग तो ये ओ का एंटीबॉडी बना ही नहीं रहा, ओ का एंटीबॉडी बना ही नहीं रहा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। आई बात समझ में? यूनिवर्सल डोनर, ओ वाला ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बाकी इस पे हम लोग बात करेंगे, जेनेटिक्स में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो हमारा जो बॉडी है या ह्यूमन का जो बॉडी है उसमें क्या होता है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसमें सबसे बड़ा जो सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हार्ट का है।
हार्ट जो है, हम लोग दरअसल हम लोग बहुत सारी बात ऐसे बोलते हैं जैसे कि दिल से सोचना चाहिए, दिल का सुनो, दिल का ये, दिल का वो। दिल का कुछ नहीं, दिल का ओनली वन एक ही फंक्शन है। दिल का एक ही फंक्शन है, ब्लड पंप करना। ठीक है। तो वो जो हमारा हार्ट है, उसका काम ओनली वन एक ही है, एक ही फंक्शन है उसका, ब्लड को पंप करना। उसका काम है ब्लड को पंप करके पूरा शरीर में उसको ट्रांसलोकेट करना। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह से फिर वहीं जाएगा, पूरा सर्कुलेट करता रहेगा उसको एक जगह से दूसरे जगह। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में बोलो तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, तो देखते हैं ह्यूमन हार्ट का चारों चैम्बर बनाते हैं। अच्छा, जब भी हार्ट के बारे में बात किया जाता है ना, तो सबसे मेन टर्म आता है कार्डियक। कार्डियक वर्ड यूज करते हैं हार्ट के लिए। कार्डियक वर्ड आपको, जैसे कि अगर कोई हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है, हार्ट स्पेशलिस्ट जो हार्ट का डॉक्टर है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या आता है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज दिमाग में रखना है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। पहले आप वो जो हार्ट बनाते हो ना नॉर्मल, वैसा ही हार्ट बनाना, या एप्पल ऐसे बना दो, एप्पल की तरह हाफ एप्पल बनाना है। ठीक है। अब यहां से वापस इसको थोड़ा सा और करना था। इसको क्या करना है, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। ओके, यहां से ज्यादा हो गया। ठीक है, हो गया हार्ट। कितना इजी है। तो ये हो गया ह्यूमन हार्ट। अब इसमें क्या है, जो अपर वाला पोर्शन होता है, अपर वाला पोर्शन होता है, इसको बोलता है ऑरिकल। ऑरिकल। और नीचे वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है। अब ये जो हार्ट बना होता है वो एक ही मसल्स का बना होता है। हार्ट का मसल्स वो कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कौन सा मसल्स? कार्डियक मसल्स। हार्ट जो बना होता है, ये बना होता है कार्डियक मसल्स का, कार्डियक मसल्स का। ठीक है। अब ऊपर वाला रीजन ऑरिकल, नीचे वाला रीजन वेंट्रिकल। ये मैं बना रहा हूं हार्ट। और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा थिक होता है, यहाँ पे ऐसे थिक होता है। नीचे में यहाँ पे थिक होता है जरा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा, थिक हो गया। और यहां से ये इस तरह से। अब ये ऊपर और नीचे वाला वेंट्रिकल, ऊपर वाला ऑरिकल। अगर ये राइट साइड में ऑरिकल है, राइट साइड में ऑरिकल है, तो इसको राइट साइड में वेंट्रिकल है, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर राइट साइड में ऑरिकल है तो राइट ऑरिकल, और लेफ्ट साइड में ऑरिकल है तो लेफ्ट ऑरिकल। ये 4 चैम्बर हो गया। अभी तो सारा एक ही चैम्बर लग रहा है, उसको मैं पार्टीशन करता हूँ। तो ये पार्टीशन किस तरह से होता है, इस तरह से, यहां से ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं सेप्टम। अब ये ऑरिकल ऑरिकल के बीच सेपरेट कर रहा है इसको, तो राइट लेफ्ट। तो इसको, इस सेप्टा का नाम बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, राइट लेफ्ट ऑरिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है। देखिए, राइट है, लेफ्ट है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ऑरिकल है तो ऑरिकुलर सेप्टम, सेप्टा हो गया बीच में पार्टीशन जो कर रहा है। नीचे भी वही होगा। यहां क्या होगा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम। राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल में सेप्टा है तो वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसी हिसाब, उसी तरह से यहां पे जो होगा, और यहां पे जो होगा, ये वाला जो सेप्टम है, ये वाले सेप्टम को आप बोलेंगे
ये वाला सेप्टम को आप बोलेंगे, यहाँ जो पार्टीशन हो रहा है तो इसमें बोलेंगे, अब लेफ्ट ही लेफ्ट है तो यहाँ पे लेकिन ऑरिकल है, यहाँ वेंट्रिकल है, तो यहाँ बोलेंगे ऑरिकुलर, ऑरिकुलर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। अच्छा यहाँ पे शायद बोर्ड का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। कौन सा मसल से हार्ट बना है? कार्डियक मसल। कैसा सेप्टम है ये वाला? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट भी लगा देते हैं, पता चल जाएगा एग्जैक्ट इसी के बारे में बोल रहा है। अगर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल रहे तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर लेफ्ट लगा देंगे तो लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम की बात कर रहे हैं, अगर राइट लगा देंगे तो राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आई बात समझ में? ठीक है। आप देखिए आगे, ये जो आपको 1 कस्प 2 कस्प 1 कस्प 2 कस्प 3 कस्प, तो इस 3 के वजह से लगाते हैं, ट्राई वर्ड यूज करते हैं, तो इसके लिए ट्राई वर्ड यूज, ट्राई कस्पिड वाल्व, ट्राई कस्पिड वाल्व बोले, 3 कस्प है ना, ट्राई कस्पिड वाल्व। और यहाँ पे बोलेंगे हम लोग इसमें कितना कस्पिड है? 2 है ना, तो इसके लिए यूज करते हैं बाई कस्पिड वाल्व, वाल्व। ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, इसका दूसरा नाम एक और है, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ये चैम्बर हो गया हमारा 4 चैम्बर, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। अच्छा, इसमें देखिए आपको यहाँ वाल्व लगा हुआ है, तो ये वाल्व जो है ना बाबू, ये वाल्व क्या करता है? ये वाल्व क्या है? अच्छा, साइकिल में आपने ट्यूब में वाल्व देखा है ना, तो उससे बस एयर जाता है ट्यूब के अंदर, बाहर नहीं आता ना। उसी हिसाब से जब ब्लड ये ऑरिकल पंप करेगा तो इसमें आएगा, तो इस होके आएगा, ये वाल्व से होगा, लेकिन ये वाल्व से बैक फ्लो नहीं होगा, ये इसलिए यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व से बैक फ्लो ना हो जाए इसमें, इसलिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व लगा। अब ये चैम्बर भी ब्लड जब पंप करेगा तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये जब ब्लड पंप करेगा तो ये बैक फ्लो ना हो जाए इसमें वापिस, इसीलिए। अब और क्लियर समझ में आएगा, अगर जरा से भी कमी रहेगी तो और आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक वेन, ठीक है, ये एक वेन हो गया, और यहाँ पे भी एक वेन हो गया, आर्टरी। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक वेन हो गया, ये आर्टरी हो गया। ठीक है। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ARTERY, आर्टरी। इसका नाम है वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है। अब यहां पे जो है इस चैम्बर के लिए, अच्छा आते हैं उस पर, पहले इस पे बात कर लेते हैं। इसमें भी एक वाल्व लगा होता है, सेमी सर्कुलर होता है, अर्धचंदाकार, सेमी सर्कुलर, आधा सर्कुलर, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर वाल्व। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको देख लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले आगे चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में बाद में करते हैं, वैसे भी सिलेबस में होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये मसल्स है हमारा, कार्डियक मसल्स है। ठीक है,
कार्डियक मसल्स। अब इस हार्ट के जस्ट ऊपर से एक और लेयर होता है, एक और जस्ट लेयर होता है। ये फुल्ली होगा, ये मैं कम टाइम लेने के लिए मैं इतना ही दिखा रहा हूँ। ये इधर भी होगा, इसको बोलते हैं पेरी कार्डियम स्पेस। पेरिकार्डियम स्पेस, यहाँ पे किस तरह से स्पेस होता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये फुल्ली इधर पूरा हार्ट में होगा, तो इसके अंदर ये फ्लूइड है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड ये शॉक एब्जॉर्बर फ्लूइड। अगर इसमें किसी तरह से इंजरी हो गई तो ये हार्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये शॉक एब्जॉर्बर फ्लूइड है, बाहर का जो मैकेनिकल डैमेज चोट अगर आ जाए इस पे उसको बचाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हार्ट का फिगर आपको। अब इसमें क्या करेंगे, आपको सर्कुलेटिंग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एक और चीज समझ लीजिए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करेगा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए आप। अगर बात, ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर ऑरिकिल है, ठीक है, ऑरिकिल की बात कर रहे हैं, तब इसका मतलब है कि ब्लड आ रहा है। जब भी ऑरिकिल की बात करेगा तो कहिएगा कि ब्लड हार्ट में आ रहा है। तो लेफ्ट ऑरिकिल हो या राइट ऑरिकिल हो, तो जब भी ब्लड आएगा हार्ट में तो ऑरिकिल में आएगा। आई बात समझ में? बाहर से बॉडी से ब्लड आ रहा है तो ऑरिकिल में आएगा, बॉडी से ब्लड कहीं से भी ब्लड आ रहा है हार्ट में तो वो ऑरिकिल में आएगा, ऑरिकिल में आएगा, चाहे वो लेफ्ट ऑरिकिल होगा या राइट ऑरिकिल होगा। अगर ब्लड हार्ट से निकल रहा है बाहर तो जाए निकलेगा किससे, वेंट्रिकल से, ठीक है, वेंट्रिकल से निकलेगा। तो ब्लड जब निकलेगा हार्ट से बाहर तो किससे निकलेगा, वेंट्रिकल से निकलेगा। अब देखिए, ये एक ट्रिक हो गया, ब्लड इन करेगा, ब्लड आउट होगा हार्ट से, ठीक है, ऑरिकिल में इन करेगा, वेंट्रिकल से आउट होगा। चलिए अब आगे बात करें, जब भी राइट की बात करें, ठीक है, तो जब भी राइट की बात करें तो मतलब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। राइट की बात करेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और लेफ्ट की बात करेगा, जब लेफ्ट की बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट भैया। अब यहां से आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, जब राइट ऑरिकिल, अच्छा राइट ऑरिकिल होगा, ऑरिकिल में ब्लड आ रहा है, तो जब राइट ऑरिकिल में ब्लड आ रहा है तो कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जब लेफ्ट ऑरिकिल में आ रहा है, ऑरिकिल की बात कर रहा है, ब्लड आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकिल में ब्लड आ रहा है तो कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। देख लो, मिला के देख लो, लेफ्ट ऑरिकिल में ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट ऑरिकिल में ब्लड आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब उसी तरह वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, जब वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और जब वही वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। इतनी सी बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई। ऑरिकिल में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है। अगर राइट ऑरिकिल में ब्लड आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अगर लेफ्ट ऑरिकिल में ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, ब्लड आउट हो रहा है तो आउट जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है आउटसाइड तो किससे जा रहा है, कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आई बात समझ में?
ठीक है। अब इसको मैं आगे और अच्छे से फिगर को छोटा करूंगा, उसके बाद और अच्छे से समझाऊंगा कि ये ब्लड सर्कुलेट होता कैसे है। लेकिन उससे पहले 2-3 वर्ड आपको जानना बहुत जरूरी है। कैपिलरी क्या है, वेन क्या है, और आर्टरी क्या है, ओर्टा क्या है। ठीक है, उसको मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद ये हमारा हार्ट का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में। अब देखिए आर्टरी, वेन्स। अब देखते हैं आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी कैसे फंक्शन करता है, उसमें क्या क्या काम कर रहा होता है, क्या क्या काम हो रहा होता है। आर्टरी क्या है? आर्टरी आर वेसल्स दैट आर थिक वॉल्ड एंड कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द हार्ट फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। कहता है आर्टरी जो होता है, ये मान लो हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है। अब ये हार्ट से जब ब्लड बाहर जाएगा, ब्लड कहीं पंप होगा, बाहर किससे जाएगा? वेंट्रिकल से जाएगा। सिंपल वे में समझते हैं इस तरह से। ये राइट ऑरिक्यूल है, ये लेफ्ट ऑरिक्यूल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ही ब्लड जाएगा। जब वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, बॉडी में जाएगा, तो उसमें वो जाएगा आर्टरी से। किससे जाएगा? आर्टरी से। और आर्टरी का वाल जो होता है थिक होता है। अब क्योंकि आर्टरी का वाल इसलिए थिक है क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा, तो इसका वाल जो होता है वो थिक होता है। ठीक है, और ये पूरे बॉडी में यहां से ब्लड जाएगा, आर्टरी से जाएगा। ठीक है, अब जब आर्टरी से ब्लड जाएगा तो इसमें प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसका वाल थिक है। अब जब वेन से ब्लड आएगा, ब्लड आता किससे है? हार्ट में वेन से आता है। तो वेन से आएगा तो इसका वाल ज्यादा थिक नहीं होता है। ठीक है, इसका वाल थिक नहीं होता है। अब जब ब्लड इसमें हार्ट से जा रहा है तो उसमें प्योर ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। हार्ट से ब्लड जा रहा होता है तो प्योर होता है, हार्ट में ब्लड आ रहा होता है तो इम्प्योर ब्लड होता है, या इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलिए। और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलिए। ठीक है, तो ये वाल इसका ठीक है क्योंकि इसमें पूरे बॉडी में ब्लड भेजना है। इससे ब्लड आ रहा है, इसमें प्रेशर कम होता है तो इसका क्या होता है? वाल थिन होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। आर वेसल दैट आर थिक वॉल्ड एंड कैरी प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वेन्स क्या होता है? आर थिन वॉल होंगे इसके, दैट कैरी इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम ऑल बॉडी टू पार्ट्स टू हार्ट। ये क्या करेगा? आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके पूरे शरीर में लेके जाएगा, पूरे बॉडी में लेके जाएगा, और वेन क्या करेगा? पूरे बॉडी से ब्लड लेके हार्ट में देगा। तो अब भैया यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अच्छा बाद में समझते हैं, पहले और इसको कैपिलरी को चेंज कर बात कर लेते हैं, उसके बाद समझने वाली बात करते हैं। कैपिलरी आर वेरी थिन वॉल्ड वेसल्स दैट कैरी एक्चुअली जंक्शन बिटवीन आर्टरी वेन एंड थ्रू द विच एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस। तो अब ये आर्टरी से ब्लड जा रहा है और वेन से ब्लड आ रहा है, तो बीच में एक्सचेंज कहाँ हुआ? आर्टरी से ब्लड जा रहा है और वेन से ब्लड आ रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुआ ना, ब्लड प्योर इम्प्योर हुआ ना। तो जब आर्टरी से ब्लड जाता है बॉडी में, अगर ये मैं दिखा रहा हूं यहां से, ये आर्टरी से ब्लड गया बॉडी में, ये आर्टरी से ब्लड गया, तो बीच में एक एक्सचेंजिंग जोन आता है, और यहाँ भी ये ऐसे होगी ऐसे। तो आर्टरी से प्योर ब्लड गया, तो जैसे ये बॉडी में गया, बॉडी में ब्लड जो एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज होगा कैपिलरी में। ये छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, छोटे छोटे वेन से और आर्टरी से काफी ज्यादा छोटे, इसी से गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसी से गैसियस एक्सचेंज होगा। O2 है तो O2 टिश्यू में आएगा, ये टिश्यू है,
बॉडी पार्ट्स का टिश्यू है, टिश्यू में जा रहा है O2 इसमें जा रहा है, CO2 इसमें जा रहा है। तो CO2 ब्लड में ज्यादा हुआ तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब O2 का अमाउंट ब्लड में ज्यादा है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो यहां से ब्लड जैसे ही ये गया, ये यहाँ पे टिश्यू में एक्सचेंज हुआ तो O2 चला गया उसमें, CO2 यहाँ से आ गया, इम्प्योर ब्लड बना दिया। अब ये कैसे हो गया, यहाँ पे और अच्छे से डील देखिए, डील्स कर रहा हूँ, अच्छे से डिटेल्स कर रहा हूँ उसका। ये हार्ट है ना, तो हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो बड़ा वाला आर्टरी में जाता है, बड़ा वाला आर्टरी में जाता है, तो वो आर्टरी को बोलता है ऑर्टा। जो बड़ा वाला चैनल है उसको बोले ऑर्टा। ये फिर यहाँ से ब्रांचेस हो गया, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जा रहा है, तब इसको बोले हम लोग आर्टरी, यहाँ बोले ऑर्टा। अब ये आर्टरी जाके क्या होगा, छोटे छोटे ब्रांचेस में चला जाएगा, छोटे छोटे ब्रांचेस में चला गया, और ये ब्रांचेस क्या कहलाया, यही ब्रांचेस छोटे छोटे ब्रांचेस कहलाएगा कैपिलरी। और ये कैपिलरी फिर अब जमा होके बनाएगा छोटा सा वेन, उसको छोटा सा जो होगा, पतला सा पाथवे होगा, वो वेन्यूल्स हो गया। यहाँ पे टिश्यू है, वेन्यूल्स हो गया। अब यही वेन्यूल्स अब ठीक होगा आगे जाके, बहुत सारा वेन्यूल्स यहां से निकला, ये सारे जाके मिले एक बड़ा वाले में, तो उसको हमने बोला वेन। अब इससे भी बड़ा जो हो गया वो हो गया वेना कावा। आई बात समझ में, सबसे बड़ा ऑर्टा, उसके बाद आयोटा, बोलिए सबसे बड़ा आयोटा, उसके बाद हो गया आर्टरीज, ब्रांच हो गया, आर्टरीज भी ब्रांच हो गया तो कैपिलरी हो गया जहां से एक्सचेंज होगा। और कैपिलरीज के बाद जो फिर अब सबमिट होगा, सब असेंबल हो रहा है तो वेन्यूल और असेंबल हुआ तो वेन से वेना कावा। तो इसका मतलब यहां से हार्ट निकल रहा तो ये आर्टरी नहीं और आयोटा हो गया, और ये क्या हो गया, वेना कावा हो गया। आई बात समझ में, तो ये कैपिलरीज में ही एक्सचेंज होगा। ठीक है, और ब्रीफली समझते हैं, इससे भी और आसानी से समझते हैं। अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आगे बहुत अच्छा से आ ही जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिर से एक बार और क्लियर कर रहा हूं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी वही डील कर दूंगा। ये आर्टरी, वेन, आपको कैपिलरी समझ में आ गया ना। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड लेके बॉडी में जाएगा, इसका वाल थिक होगा। वेन इम्प्योर ब्लड बॉडी से लाता है हार्ट में, इसका वाल थिन होगा। कैपिलरीज एक्सचेंज होता है जहां से सेल्स में O2 या CO2 का आदान प्रदान एक्सचेंजिंग होता है, वो हो गया कैपिलरीज। ठीक है, मैं इसको और इरेज कर रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, ये हार्ट हो गया, ये हार्ट का हमारा हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, जब राइट ऑरिकल से ब्लड, ये राइट ऑरिकल जो है, सॉरी ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। ठीक है, लेफ्ट से गया हमारा अब ये ब्रांचेस होके छोटा हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, आयोटा हो गया। आयोटा हो गया। अब यहां से एक छोटा हो गया, इसका डायमीटर कम हो गया, डायमीटर इसका कम हो गया, तब इसको आर्टरी बोल रहे हैं। आर्टरी हो गया। ठीक है, जब इसमें ब्लड गया तो वो ब्लड कैसा था, वो प्योर ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड बोलिए।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। अब ये यहाँ जाके ब्रांचेस हो गया और ये बना लिया कैपिलरी, इसमें छोटे 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 ब्रांचेस हो गए। ये हमारा बॉडी पार्ट्स है जहां पे। अच्छा, तो जब ब्लड हमारा प्योर होता है ना, तो जब ब्लड प्योर होता है तो इसमें O2 का अमाउंट जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है और CO2 का अमाउंट जो होता है वो कम होता है। अगर ब्लड का केस ये है, ब्लड में O2 का अमाउंट ज्यादा है, CO2 का अमाउंट कम है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है। तो जैसे ही वो ब्लड आया यहाँ टिश्यू के पास, जैसे ही ब्लड आया तो O2 का अमाउंट ज्यादा है ना, तो वो O2 जो हो गया वो टिश्यू में चला गया और CO2 जो हो गया वो ब्लड में चला गया। जैसे ही CO2 गया वो अब ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो यहाँ पे वेन्यूल्स हो गया, वेन्यूल्स हो गया। अब वेन्यूल्स ब्रांच करेगा, थोड़ा सा थिक करेगा, तो ये वेन हो गया। अब वेन और भी बड़ा कर जाएगा यहां से, तो ये हो गया वेना कावा। ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, प्योर ब्लड था, आके टिश्यू के पास ऑक्सीजन दे दिया, CO2 ले लिया। अब वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वो ब्लड जाएगा वेन्यूल से, वेन से, वेना कावा से राइट ऑरिकल में। राइट में क्या बताया था, जब भी राइट की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और यहाँ भी लेफ्ट वेंट्रिकल, अब देखिए क्या हो रहा है, ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है, हार्ट से जब बाहर जा रहा है, ब्लड हार्ट से बाहर जाता है तो हमेशा वेंट्रिकल से जाता है। ब्लड हार्ट में आता है तो ऑरिकल में आता है, तो ऑरिकल में आया ना ब्लड, यहाँ ब्लड जा रहा है बॉडी में ब्लड जा रहा है। कैसा ब्लड, प्योर ब्लड। अब इसमें क्या है, ये इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड है। यहाँ पे ब्लड में अमाउंट क्या होगा, CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, और O2 का अमाउंट कम होगा, O2 का अमाउंट कम होगा, ठीक है। जब ऐसा होगा तो डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड होगा। अब देखिए, अब ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड इम्प्योर ब्लड जाएगा, ये जाएगा, और ये पता है क्या है, आपको बताया था ना पल्मोनरी आर्टरी, ये वही पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होगा। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या होगा, लंग्स में लेके ब्लड जाएगा, ये चला गया हमारा लंग्स, इसको बोल दिए, बताया था ना, पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज होता है, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। जब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया लंग्स के पास, अभी भी इस ब्लड में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो इसमें क्या, CO2 का अमाउंट जो है वो ज्यादा है और O2 का अमाउंट जो है वो कम है। ये राइट ऑरिकल में है ना, राइट ऑरिकल से ब्लड जो हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व बताया था ना, ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब पल्मोनरी वाल्व से ब्लड ऊपर गया, यहाँ पे लंग्स में गया, आप ब्रीथ किए, ब्रीथ में ऑक्सीजन ज्यादा गया, ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में ज्यादा गया तो अब वो ब्लड कैसा हो गया, O2 का अमाउंट क्या हुआ, बढ़ गया, और CO2 का अमाउंट जो है वो कम हो गया। जब ऐसा हुआ तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड का अमाउंट, CO2 का अमाउंट कम होगा और O2 का अमाउंट ज्यादा होगा। इस केस में आप क्या बोल रहे हैं, ब्लड को आप बोल रहे हैं इसको प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ये ब्लड क्या हो गया, हार्ट में वापस आ गया। अब इस हार्ट में आ गया तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व था, ठीक है। अब उससे ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब फिर यहाँ से फिर बॉडी में चला जाएगा। आई बात समझ में? ये है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि हार्ट में ब्लड 2 बार गया। एक बार यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही ब्लड वापस गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लंग्स में गया ऑक्सीजनेट होने के लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार और देखते हैं। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला बॉडी के लिए, किससे गया, ओटा से। ओटा ब्रांचेस हुआ आर्टरी में, आर्टरी ब्रांचेस हुआ आर्टरियो कैपिलरीज में, ठीक है। आर्ट्रियोल्स भी आते हैं, जिस तरह यहाँ वेन्यूल्स है, यहाँ पे आर्ट्रियोल्स आते हैं, हटाइए उसको, ठीक है। अब यहाँ से कैपिलरी में आया, कैपिलरी में टिश्यू में एक्सचेंज हुआ, हमारे मसल्स में एक्सचेंज हुआ, चाहे ब्रेन के पास गया हो, चाहे बॉडी का पैर में गया, पेट में गया, कहीं भी गया, टिश्यू में एक्सचेंज हुआ। O2 मिल गया सेल को, ऑक्सीजन हमारे सेल को मिल गया, टिश्यू को मिल गया, और वहां CO2 ले लिया, ब्लड इम्प्योर हो गया। ब्लड इम्प्योर ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा ट्राइकस्पिड वाल्व से, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा किसमें, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, हम लोग ब्रीथ करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होगा, वहां CO2 निकल जाएगा, O2 का अमाउंट ज्यादा होगा, वो ब्लड प्योर ब्लड हो गया, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से आके फिर वो राइट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व से आएगा। फिर ये सिस्टम इसलिए ना सर्कुलेटरी सिस्टम बोला, पूरा सर्कुलेट हो रहा है, साइकिल की तरह हो रहा है। देखो जहां से गया वहां पे आ ही रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और बात करते हैं। हमारा हार्ट जो है वो हमारा 2 टाइप के हार्ट होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एक मायोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होता है, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होता है जिसको कंट्रोल ब्रेन करता है। ब्रेन उसका इंपल्स, उसका बीटिंग को, ब्रेन उसका बीटिंग को कंट्रोल करेगा ब्रेन, तब वो न्यूरोजेनिक होगा, ठीक है। अगर उसका हार्ट खुद करेगा तो वो मायोजेनिक होगा। तो हम लोग का जो बीटिंग है वो हार्ट खुद करता है, ब्रेन से नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्या ब्रेन से तब हार्ट का ट्रांसप्लांट हो पाता? नहीं होता। एक इंसान से दूसरे इंसान में हार्ट का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जैसे ही ब्रेन का कनेक्शन करता, हार्ट पंप करना बंद कर देता, और क्या होता है, हार्ट खत्म हो जाता, फिर उसको मतलब कोई फायदा ही नहीं होता। लेकिन मायोजेनिक होता है, हार्ट अपना इंपल्स खुद से जनरेट करता है, खुद से धड़कता है, खुद से बीटिंग करता है, ठीक है। खुद से बीटिंग करता है तो वो हो गया मायोजेनिक हार्ट। तो जब हार्ट का साउंड है लब डब, हार्ट जब बीटिंग करता है तो लब डब, लब डब। हार्ट का साउंड है लब डब, ठीक है, ये बीटिंग साउंड है। चलिए आप देखिए, जो मायोजेनिक हार्ट है हमारा, तो अब ये बीटिंग हो कैसे रहा है? तो बीटिंग हो कैसे रहा है, तो यहाँ पे मैं एक हार्ट का स्ट्रक्चर फिर से बना रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। क्यों मायोजेनिक हार्ट है मैं दिखा रहा हूँ। हार्ट में क्या है, ये जो हार्ट है हमारा, इस हार्ट के पास जो क्या होता है, यहां पे होता है, यहां पे होता है एक नोड, उसका नाम है SA नोड। और यहां पे एक होता है, उसका नाम है AV नोड, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है, यहीं से बीटिंग, यहां से इंपल्स भेजता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां से भेज रहा है, यहां से इंपल्स भेज रहा है, इंपल्स जनरेट किया, बीटिंग इंपल्स जनरेट किया, और वो इंपल्स क्या हो गया, एवी नोड के पास गया, एवी नोड से वो इंपल्स क्या हो गया, हार्ट में इस तरह से निकल जाता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर रहा है उसी से बीटिंग होती है। यानी आपका हार्ट का बीटिंग कौन करा रहा है, बीटिंग करा रहा है ऐसे नोड।
बीटिंग करा रहा है एवी नोड, ठीक है। ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजा एवी नोड को, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही हार्ट को बीटिंग करवा रहा है, वो इम्पल्स ही हार्ट को बीटिंग करा रहा है, फिर ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आपका हार्ट हो गया। ये ऐसे नोड एवी नोड ही कंट्रोल करते हैं हार्ट का बीटिंग। तो मुझे नहीं लगता अब हार्ट में कुछ बचा है, लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा इतना ही हार्ट था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, उस कमेंट बॉक्स में फिर अलग से वीडियो बनाया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अपना केयर। अच्छा, एक लेक्चर और बचा है, उस लेक्चर में जो भी छोटा बड़ा होगा, जो भी चैप्टर का होगा, सारा हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है। आप इसी तरह लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, रमजान की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, नहीं बना पाता हूँ वीडियो, एनर्जी नहीं बचती। तो लगे रहिए, आप पढ़ते रहिए, स्टडी कीजिए। जब भी कोई टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ आप उसको बुक में जरूर देखें, उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।